नमस्कार दोस्तों, मैं राजा नर्चर पीसीएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 नौवीं कक्षा के चैप्टर 2 पीपल एज ए रिसोर्स मानव संसाधन करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, कल हमने चैप्टर 1 पालमपुर की कहानी स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर करा था। उससे बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी अर्थशास्त्र के हैं वो इंट्रोड्यूस हुए थे। कैसे गांव चलता है, किस तरीके की क्रियाएं होती है, क्या एक्टिविटीज होती है, एवरीथिंग। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की देखने के बाद आप देख लीजिएगा, या फिर पहले भी देख सकते हैं। उसके बाद चलिए आज हम लोग आते हैं पीपल एज ए रिसोर्स। इसका देखिए चैप्टर का जो नाम है ये क्या कहना चाह रहा है। दो चीज़ है, पीपल और एज ए रिसोर्स, मतलब मानव एक संसाधन के रूप में। तो रिसोर्स क्या होता है? कोई भी चीज़ जिससे कि हम और भी चीज़ें बना सकते हैं। संसाधन मतलब किसी भी गोल तक पहुंचने का जरिया, उसको कहते हैं संसाधन। मतलब जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या पढ़ाना, एक लेक्चर डिलीवर करना एक गोल है, ठीक है। उसको अब इस एनसीईआरटी के चैप्टर को समझाने का एक हम क्या बन रहे हैं, जरिया बन रहे हैं। उसके बीच में हमने और दूसरा क्या क्या संसाधन का यूज किया है, जैसे कि मानव तो मैं हो गया, और उसके बाद क्या क्या यूज कर रहे हैं हम। लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं, पीडीएफ यूज कर रहे हैं, ये लिखने वाला बोर्ड यूज कर रहे हैं। ये सब सारे संसाधन हो गए, ठीक है। यही हम लोग देखेंगे इसमें कि पीपल एज ए संसाधन, कैसे पीपल एक संसाधन है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं आप चैप्टर 2 में स्टार्ट ही होता है इस तरीके की कुछ चैप्टर होगी। हिंदी वाले भी देख लेंगे अपना। सब ये देखिए, दिस चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्स एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन लाइबिलिटी। मतलब क्या है, और ये डिबेट अभी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है ये, कि पॉपुलेशन क्या है। हमेशा बताया जाता है कि आपके पीछे जनसंख्या अभिशाप है, किसी कॉमन परसेप्शन है। तो इस चैप्टर से ये बताना चाह रहे हैं, भारत सरकार एनसीईआरटी ये बताना चाह रही है कि पॉपुलेशन जो हमेशा ये अभिशाप नहीं होता आपके लिए चैलेंज नहीं होता। ये आपके लिए पूंजी होती है। अगर आप उसको सही तरीके से उसको खाना दें, पानी दें, उसको शिक्षा दें, सब कुछ, तो वो आपके देश के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। ये देखिए, ये बॉक्स वाली चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बॉक्स से अलग ही प्यार है बीपीएससी को। उसे क्वेश्चन, इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन इज एन ड्रामेटिक example of how input of greater knowledge in form of improved technology can rapidly increase the production in the scarce land sources। देखिए कल हम लोग पढ़े थे कि लैंड इज फिक्स्ड इन द पालमपुर, मीन्स लैंड इज स्कार्स। और इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें तीन चीज़ें कह रही हैं। क्या, कैसे मानव संसाधन के रूप में नई तकनीकी, न्यू टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर हम लोग कैसे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जितना जगह था उतना में, ठीक है। India's IT revolution is in striking instance how important human capital is to acquire the higher position। जैसे कि IT revolution आपको पता होगा, अभी भी जैसे देखिएगा तो दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी IT कंपनी है उसके सीईओ कौन है, भारतीय है। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, सत्या नडेला जी हो, सुंदर पिचाई जी हो, ठीक है, और भी सारे कंपनी में। तो सिलिकॉन वैली, ये सब सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में, और इंडिया का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है बताइए, बेंगलोर को। पीपल एज ए रिसोर्स इज रेफरिंग टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन जो है क्या, कितने कितने साल का होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में। वर्किंग पॉपुलेशन जो होता है उसको मानते हैं, एक मिनट, देखिए वर्किंग पॉपुलेशन जो होता है 15 से 59 होता है। लेकिन हमारे पास क्या है, अब आप बोले सर 15 साल तक जो काम नहीं करते हैं, कभी हम लोग जानते हैं कि 18 साल तक काम करते हैं, एक काम करना शुरू करते हैं। तो हाँ देखिए, चलिए अब आगे उसको बताते हैं, अच्छे से बता देते हैं व्हाइट बोर्ड पे। इसमें जीडीपी के बारे में बात की गई है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल इल्ड रिटर्न लाइक अ फिजिकल कैपिटल। देख रहे हैं जो हमने आपको बताया। अगर आप जैसे कि मान लीजिए आप कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिए,
आपके ज़मीन खरीद के पैसा लगा दिए। वैसे ही अगर आप ह्यूमन कैपिटल से, अभी आप लोग भी, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं ना। ये भी एक तरीके से, जो इतना जो सिलेबस है, डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस है, हिस्ट्री भी पढ़ना है आपको, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, बिहार स्पेशल भी पढ़ना है, टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है, इतना चीज़ पढ़ना है। इसे क्या करने की कोशिश की जा रही है, एक तरीके से ये जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने की कोशिश की जा रही है। और फिर जो आपको गया में जो है विपाड, जहाँ ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे क्या करते हैं, सिखाया जाता है चीज़ों को कि ह्यूमन कैपिटल कि आपको तरीका सिखाया जाएगा कि कैसे डील करना है, कैसे कोई आता है तो कैसे उसको डील करना है, कैसे समाज में इक्वालिटी लाना है, ह्यूमनिस्टिक बनना है आपको। तो ये सारी ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। नॉट ओनली डू एजुकेटेड पीपल हेल्दी इनकम बट ऑल्सो इन, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है कि अगर शिक्षा, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा डिबेट चल रहा है, शिक्षा कितना होना चाहिए, टैक्स पेयर मनी, ये सब। देखिए, शिक्षा जो है ना, शिक्षा सिर्फ डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भी बेनिफिट होता है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, महिला शिक्षा। समझ रहे बात को, क्योंकि ऐसा एक कहावत है, आप लोग सुने होंगे कि अगर एक महिला शिक्षित हो जाती है कि एक परिवार में, तो पूरा परिवार जो है शिक्षित हो जाता है, ठीक है। तो इसमें महिला शिक्षा की बात की गई है। आगे जो है दो शकल भैया की स्टोरी ली गई है। विकास और शकल दोनों कौन से सीमापुर विलेज में रहते हैं। शकल 12 साल के हैं और शकल की मम्मी हो डोमेस्टिक कोरस, मतलब घरेलू कार्य करती है। उसके पापा क्या है, किसान हैं, खेतों में काम करते हैं। उसके परिवार में देखिए लोग हैं, अंकल उसके मैट्रिक पास हैं। हमारे यहाँ पहले बिहार में माध्यमा भी चलता था, जो लोग रेगुलर से नहीं कर पाते थे वो माध्यमा से करते थे, ठीक है। देख रहे उसके पापा जो है उसको परस्यू कर दें कि नहीं आप तू पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। शकल क्या है, इंटरेस्टेड था पहले शुरुआत में पढ़ने में, और उसने बहुत ही अच्छे से कोर्स को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उसने जब पढ़ लिया, उसको क्या प्राइवेट फर्म में एक नौकरी भी मिल गई। और क्या उसको नौकरी मिली, वो एक नया काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया, ठीक है। उससे क्या हो गया, सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, उससे क्या हो गया, आउटकम क्या उस सॉफ्टवेयर का, वो जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था, मैं मान लीजिए एक्स कंपनी के लिए काम कर रहा था, उसका क्या हुआ, सेल्स बढ़ गया। मुझे पहले 100 बिकता था, तब शकल के सॉफ्टवेयर से उसी का सेल हो गया मान लीजिए 150, तो 50 का फायदा हुआ। तो जो उनके बॉस थे उन्होंने उनको एक्नॉलेज किया और उसको क्या दिया, प्रमोशन दे दिया, ठीक है। क्योंकि और ये कैसे हुआ, शकल का सैलरी कैसे बढ़ गया, प्रमोशन कैसे हो गया, क्योंकि शकल ने पढ़ाई की और सीखा चीज़ों को करना, ठीक है। ये देखिए स्टोरीज ऑफ विकास एंड शकल, ये देखिए पिक्चर से दिखाया है सब कुछ कि मम्मी घर का काम कर रही है, पापा खेत में काम कर रहे हैं। ये देखिए उसके अंकल हैं जो कि थोड़ा सा पढ़ाई किए हुए हैं, ये कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए इन्होंने ये काम करना शुरू किया, शकल ने पढ़ लिया, तो शकल जो है ये देखिए शहर का रास्ता है, समझ रहे बात को, शहर जाके सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने लगा और इनकम ये आ गया। तो देखिए शकल ने पढ़ा, लेकिन शकल के पढ़ने से उसके परिवार पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, डायरेक्ट इम्पैक्ट तो शकल पर ये पड़ा कि देखिए वो उसको नौकरी मिल गई है, सब शकल जैसे कमाएगा जो तो अपने परिवार को देगा, तो उससे परिवार का जो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो बढ़ गया ना। अब जैसे कि मान लीजिए किसी को कोई हेल्थ इमरजेंसी होगी, तो अब शकल उसको और उसके परिवार उसको बेटरली टैकल कर सकता है ना। ठीक है, देखिए अब ये जो इंट्रोड्यूस कर दिया टॉपिक को, कैसे मानव एक रिसोर्स है, क्यों मानव में क्यों लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, उसको हेल्थ अच्छा हेल्थ होना हमारे समाज के इकोनॉमी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। एक कौशिक बसु ने कुछ दिन पहले ही, 1 डेढ़ साल पहले उन्होंने कहा था कि नो मैटर्स हाउ मच रोड
how much airports, how much ports you are building, but it will be not make sense if the population is not healthy and educated. उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि पोर्ट बनाना खराब है, उनका कहने का मतलब था देखिए आप कितना भी पोर्ट बनाए, कितना भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए, अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है, मानव एज ए रिसोर्स काम करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर आप उसको तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो व्यर्थ है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कौन करेगा? मानव ही काम करेगा ना। अभी जैसे फ्लाइट आ रहा है, अभी जैसे आप लोग को पता होगा कि दरभंगा एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला एयरपोर्ट बन गया है बिहार में, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, रिकॉर्ड टाइम में। तो उस वहाँ पे होता है, एक होता है क्या, जैसे कि देखते हैं आप लोग, सिग्नल देखने वाला होता है रेलवे में, तो फ्लाइट पे सिग्नल कौन देखता है? उसका नाम है एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। वो कौन होगा? वो आदमी होगा। जो आपके पास सिक्योरिटी होगा वो आदमी होगा। प्लेन चलाता कौन है? पायलट, आदमी होगा। फ्लाइट अटेंडेंट जो, वो भी कौन होगा? आदमी होगा। ये सब क्या है? मानव संसाधन है। ट्रेन में ही देख लीजिए, ड्राइवर, टीटी, सफाई कर्मचारी, ठीक है, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, ये सब क्या है? आदमी। आप बस रोड बना दीजिए, आप बस रेलवे लाइन बना दीजिए, डिब्बा बना दीजिए, और आपके पास ये काम करने के लिए तैयार ही नहीं रहा, कोई है ही नहीं, ट्रेंड आदमी है ही नहीं, तो फिर ये व्यर्थ हो जाएगा ना आपके लिए। तो यही कौशिक बसु साहब खाना चाहते थे, और यही इस चैप्टर का भी सार यही है, ठीक है। अब जैसे देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के बारे में हम बताया गया कि क्या प्राइमरी है, क्या सेकेंडरी है, क्या टर्शियरी है, देखिए। और इस फोटो से कितनी अच्छे से समझा दिया गया है। प्राइमरी सेक्टर क्या है? जो कि मतलब प्राकृतिक संपदा से, जो नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो वो क्या हो गया आपको? एग्रीकल्चर हो गया, एलाइड एक्टिविटी, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया, खेती, क्योंकि खेती में क्या करते हैं आप? नेचुरल रिसोर्सेज, प्लांट यूज करते हैं। दूसरा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। ये कौन सा है? सेकेंडरी हो गया। और हमारे सर्विसेज, जैसे हमारे होटल, टीचिंग, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या है? ये टर्शियरी सेक्टर है, ठीक है। टर्शियरी के भी 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। ये हम लोग को पढ़ेंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी में, ठीक है। और ऐसा नहीं है, और तीनों सेक्टर एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। बैकबोन कौन सा सेक्टर है? ये हमारा, अभी इसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 17% है लगभग। अभी भी डायरेक्टली हमारे देश की आधी जनता को रोजगार कृषि देता है, इसीलिए अभी भी कहते हैं कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। अभी भी हम कृषि प्रधान ही हैं साहब, समझ रहे बात को? और आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस वो राज्य तो देश में सबसे ज्यादा कृषि प्रधान में से एक राज्य है, ठीक है। हम आगे भी और बताते क्या क्या होगा प्राइमरी में, सेकेंडरी में। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट इन अर्निंग ऑफ अ मार्केट। एजुकेशन एंड स्किल बहुत ही मेजर डिटर्मिनेंट है। और वुमेन आर पेड कंपेयर लो टू द मेन, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग अभी जो मेन पॉइंट अभी देख ले रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले जो मेन पॉइंट है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 सेक्टर है हमारे पास जी, ठीक है। देखिए हाँ, 3 सेक्टर्स दिख रहा है आप लोग ना? कौन कौन सा? ये वाला कौन सा है? प्राइमरी, पहला सेक्टर, ठीक है। ये हो गया आपको सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। प्राइमरी में क्या है? प्राइमरी कृषि, एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकेंडरी आ गया बेसिकली, मोटा मोटा समझिए भी, मैन्युफैक्चरिंग। टर्शियरी में क्या आ गया? सर्विसेज, ठीक है। प्राइमरी बैकबोन होगा, प्राइमरी खाना खिलाएगा। जो प्राइमरी सेक्टर से जो चीज़ें जाएगी उसमें वैल्यू एडिशन होगा। कहाँ पे?
सेकेंडरी में, ठीक है, और उसको मार्केट कौन करेगा, उसको बाजार में कौन पहुंचाएगा, बाजार से उपभोक्ता तक कौन पहुंचाएगा, कंज्यूमर तक, वो क्या है, ये टर्शियरी सेक्टर पहुंचाएगा। ठीक है, लिखना है आप लिख लीजिए, तब तक हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर में, जैसे कि मान लीजिए गेहूं रोपना, कौन सा हो गया, या धान रोपना, क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर में हमने, चलिए गेहूं को जो है, ठीक है, या फसल कट गई, सब कुछ हो गई, अब गेहूं पैक हो गया, गेहूं को बेच दिया गया, गेहूं आ गया कहाँ, फैक्ट्री में, और उस गेहूं का आटा बना के क्या बन गया, वो ब्रेड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू ऐड हो गया गेहूं का, और फिर वो ब्रेड को जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने साइकिल पे, गाड़ी पे, ट्रक पे लेके हर दुकानदार को दे रहा है, किराना दुकानदार, दूध वाले दुकानदार, सबको दे रहा है। ठीक है, और हम जो है, हम एज ए उपभोक्ता कस्टमर उनके पास जा रहे हैं, तो उनसे खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आप बता सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कौन कौन सी है। प्राइमरी क्या हो गया आपका, प्राथमिक जो है पेशा, कृषि हो गया, गेहूं उगाना तक। वैल्यू एड कहाँ पे हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में हो गया। सर्विसेज में क्या हो गया, सर्विस प्रोवाइड किया, बस फैसिलिटेट किए मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, अब ये देखिए कि वैल्यू एडिशन का जो मेन काम होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग में। तो इसमें वैल्यू एडिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आप गेहूं कितना रुपये बेचा होगा एक किसान, मान लीजिए 20 रुपये बेचा होगा 1 किलो। अब 1 किलो से जो है गेहूं से कम जो है ये 100 ब्रेड का पीस बनाएगा। एक ब्रेड के पीस पैकेट में 20 पीस हुआ, कितने रुपए का देता है वो, 40 रुपये का देता है ना। तो 5 कितना हो गया, 200 हो गया, मतलब 2 की चीज़ों को से ये 200 का चीज़ बना दिया ना, तो वैल्यू एडेड हुआ कि नहीं 180 रुपये का। फिर इसमें से जो भी इसकी पूंजी है, कॉस्ट है मशीन का, ये सब चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर का सब काट के देंगे। ठीक है, तो दूसरा था कि हमारा मार्केट कैसे काम करता है। अब शिक्षा था कि कैसे क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है अगला चीज ना, गुणवत्ता कैसे हम करें ह्यूमन के। ठीक है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जिसका हम आपको पहले ही बताएं क्या क्या पैरामीटर्स इसमें होंगे। पहला क्या होगा, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ क्यों जरूरी है, अच्छा हेल्थ रहेगा तभी बच्चा स्कूल जा पाएगा, स्कूल जाएगा तो अच्छे से एजुकेशन हो पाएगा, एजुकेशन हो पाएगा तो फिर उसको जॉब मिल पाएगा या खुद काम कर पाएगा। अब जॉब मिल पाएगा, काम करेगा, तो फिर वो क्या करेगा, उसके पास अर्निंग आएगी, मतलब सैलरी मिलेगी, वेजेज मिलेगी, फिर जो है वो उसको री इन्वेस्ट करेगा, सामान खरीदेगा, तो फिर क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, फिर से उत्पादन बढ़ेगा फैक्ट्री में। एक मिनट रुकिए, एजुकेशन को हम हटाते हैं पहले। ठीक है, और जब ये प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ा तो फैक्ट्री और करेगी, तो फिर से लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, अब रोजगार किसको मिलेगा, जिसको थोड़ा सा काम करने आता है, जो पढ़ा लिखा है, जो हेल्दी है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ होगा, हो रहा है जीडीपी ग्रोथ, तो देश का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, इससे क्या है, मतलब उत्पादक, प्रोड्यूसर भी, लेबर भी, और कंज्यूमर भी जो है क्या है, खुश रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एजुकेशन हो गया। देखिए ये देखिए कैसे रजिस्ट्रार जनरल ये ट्रेंड्स इन लिटरेसी बता रहा है, कैसे आज़ादी के समय देखिए अंग्रेज जब छोड़ के गए थे तो हम कैसे स्थिति में थे। इसको डिटेल में हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। ये देख रहे हैं जो ब्लू कलर है, ये दिखा रहा है कि मतलब टोटल साक्षरता रेट कितनी थी।
लाल वाला दिखा रहा है पुरुष की साक्षरता और ये इसकी। कभी कभी ये ट्रेंड पूछ देता है, याद रखिएगा आप लोग। कितने परसेंट लोग साक्षर थे? सिर्फ 20% लोग साक्षर थे, उससे भी कम है सर, 18% के आसपास थे 1951 में। उसके बाद आप देखिए, एक मिनट रुकिए, हम ब्लू से ब्लू लाइन कर दें ताकि वो ट्रेंड देखने में। हाँ चलिए चलिए, हम लोग इसको जोड़ते हैं। देख रहे हैं 2018 में जो कितना परसेंट लोग हो गए हैं, देख रहे हैं 70 से लगभग 74% साक्षरता है हमारे देश की 2011 सेंसस के अनुसार। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे, देख रहे हैं सोर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है सोर्स की, आप कहाँ से कोट कर रहे हैं, आप अपने मन से नहीं कर सकते। तो ये अब देखिए, फिर आप देखिए ये लाल और ग्रीन में कितना गैप है, मतलब महिला और पुरुष में कितनी असमानता है साक्षरता के रूप में। लगभग 8% महिला जो है, सिर्फ 8% साक्षर थी आज़ादी के समय। आज कितनी परसेंट है? आज लगभग 63 से 64% है। ये तो अब देखिए इसमें आगे भी ये कर दिया है, साक्षरता इसको प्रोजेक्ट कर दिया है, लेकिन 2011 से आपको पूछा जाएगा, जब पूछा जाएगा लगभग 64% है। ठीक है, और पुरुष जो है लगभग 82% के आसपास है। ये हम लोग जो है ना कंप्लीट, ये सब बीपीएससी को प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, यहाँ तक कि जो है ना इस दोनों में अंतर क्या डिफरेंस भी पूछा हुआ है। जैसे हम सेंसस जो है हर 10 साल पे होता है, तो अभी तो नया सेंसस स्टार्ट नहीं हुआ, तो अभी 2011 का ही सेंसस हमारे सिलेबस के लिए 69 बीपीएससी के लिए, तो इसका हम लोग अलग क्लास लेंगे। उससे 2 क्वेश्चन तो मान लीजिए पक्का, 2 क्वेश्चन जो है ना छपा हुआ मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखना उसके बाद है कि बजट कितना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना बजट ये करता है। देख रहे हैं, वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, लिटरेसी रेट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 18% टू 85%। समझ रहे हैं, 18 पंचे कितना होता है, 90, लगभग 500% इंक्रीज हुआ, 5 गुना बढ़ाया गया। सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है बताइए? केरल, 94% लोग वहां पे साक्षर है। उसमें किसका रोल है, प्राइवेट एजुकेशन या पब्लिक एजुकेशन? पब्लिक एजुकेशन का ज्यादा रोल है। और सबसे कम साक्षर कौन है? वही आप जिस राज्य में सिविल सर्विसेज बन के आप ऑफिसर बन के क्रांति लाना चाहते हैं, 62%, इसी को बनाना है आपको। ठीक है, काफी कदम लिए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान पहले था ये नाम, इसका नाम चेंज हो गया है, समग्र शिक्षा एग्जाम बोला अभियान। आप लोग अगर बच्चा में स्कूल जाते हो तो याद होगा, एक पेंसिल होता था, लाल रंग का पेंसिल होता था, उस पर 2 बच्चे बैठे होते हैं, सब पढ़े सब बढ़े। ये देखिए ग्रॉस इनरोलमेंट रेट इन हायर एजुकेशन कितना है, 27% है। इसको 50% करने की ये है। ठीक है, देख रहे नंबर ऑफ कॉलेज एंड एजुकेशन, पहले कितने थे? बस 30 ही यूनिवर्सिटी थी देश में आज़ादी के समय, अभी कितनी है? लगभग 1200 है। ठीक है, यूजीसी की रिपोर्ट, ये सारी चीज़ जो है ना आप नोट कर दीजिए, ये मेंस की परीक्षा में काफ़ी मदद करेगा। मेंस में एसए में, ठीक है, और क्योंकि आपको पता है अमृत काल चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, 75 साल हो गए, तो ये सब चीज़ आप अचीवमेंट में दिखा सकते हैं, अचीवमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद जो देखिए जो मैंने बोला अभी कि काफ़ी बदलाव है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली इन हायर लर्निंग। ठीक है, अब हेल्थ देखिए, ये हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डॉक्टर साहब के सामने ये एएनएम मैडम है, देखिए इनका वेट कर रही हैं, बच्चे लाइन में लगे हुए हैं हेल्थ चेकअप के लिए। ऐसे ऐसे जो हेल्थ चेकअप है प्राइमरी स्कूल पे की जाती है ताकि लोगों को पता चले, हेल्थ के लिए अवेयर रहे।
अब हेल्थ देख रहे हैं, हेल्थ इज अ टर्शियरी सेक्टर, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइमरी। क्या होता है, सब सेक्टर हो, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर होता है ना, सदर अस्पताल जिसको सदर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी कहते हैं, ये सारा चीज़ होता है विलेज लेवल पे, ठीक है। उसके बाद होता है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जैसे कि एम्स, IGIMS, ठीक है, ये सारी चीज़ होती है। हाँ चलिए, आप लोग बताइए कि एम्स को जो अभी से ऐसा तो बताया था हमेशा कि एम्स के पीछे ब्रेन कौन थे, एम्स IIM IIT के पीछे हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन एम्स का जो एम्स एक्ट बनता है ना, एम्स क्योंकि सेंट्रल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, तो एम्स एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में आज़ादी के बाद। इस एक्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, और हमारे पहली फर्स्ट जो है ना स्वास्थ्य मंत्री कौन थे आजाद भारत के, ठीक है। दिल्ली एम्स में उनके नाम पे OPD है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जिसमें बोलते हैं, तो एक OPD है, ठीक है। और ये फ्रीडम स्ट्रगल में जो ये नाम जो ये मिनिस्टर हुए थे या हुई थी, ये हम आपको नहीं बताएंगे, भी आप लोगों को बताना है, सर्च करना है, इनका काफ़ी योगदान है, तो इनका योगदान भी जो है आप लोग ये कीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए इन्होंने बताया कि हेल्थ में क्या क्या है, चलिए हाँ ये देख रहे हैं कैसे, इसमें इसमें बस पुराना अभी नहीं दिया है, 14 से लेकर 19 तक का दिया हुआ है पिछले 5 साल में, कैसे देख रहे हैं। सब हेल्थ सेंटर कितना था, अंतिम में कम हो गया, कुछ डेटा ये होगा या कुछ बंद हो गया होगा, या फिर किसी को चेंज कर दिया गया। और डिस्पेंसरी देखिए, देख रहे हैं डिस्पेंसरी कितना, बेड, नंबर ऑफ बेड 6 लाख से 8 लाख, थोड़ा सा बढ़ा है। डॉक्टर रजिस्टर, देख रहे हैं, मेडिकल काउंसिल में 30,000 के पास डॉक्टर है। ANM, RNHM, LHB, ये सब जो है नर्स कितनी है, 12 लाख है। अभी जो है फिर भी जो है देखिए एक आता है, हाँ सोर्स दिया हुआ है इसमें। अभी हमारे देश में जो है ऐसे अगर आप पूछा जाए कि इज इंडिया मैचिंग WHO रिकॉर्ड ऑफ डॉक्टर्स वर्सेज पेशेंट वर्सेज डॉक्टर 1:2000 का है, तो आपका इसमें आप क्या मारेंगे, यस, ठीक है। भारत का लगभग जो है एग्जैक्ट हमको याद नहीं, शायद ये 1000 बते जो है ना 834 है, क्योंकि अभी जो सरकार ने चेंज किया इसमें आयुष जो है या फिर होम्योपैथी है उनको भी मतलब इसमें चेंज किया है। पहले बस ये एलोपैथिक डॉक्टर, इसीलिए इन्होंने क्या किया है देख रहे हैं, एलोपैथिक, क्योंकि 2019 का उसके बाद ये चेंज हुआ है। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देख रहे हैं, पढ़ाई कर आप ह्यूमन रिसोर्स बन गए, लेकिन आप अगर बेरोजगार हैं, आप 15 से 59 साल के हैं लेकिन बेरोजगार हैं, तो क्या हो रहा है, दिस इज द बेस्ट ऑफ रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स वेस्टेज। अगर ज़्यादा लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या हो जाएगा, वो डेमोग्राफिक डिविडेंड will be converted into demographic disaster, ठीक है। तो ये जो अभी बताया गया था शुरुआत, क्या पहला जो पैराग्राफ था, पॉपुलेशन इज अ बून, so if you will not cater the population properly then it will become a curse, and that is the whole debate in India, because we are having the highest youth population in the world and it will last for only 15 years, मतलब आज से लगभग 2035 तक होगा। उसके बाद जो है हम लोग बूढ़े, हमारे एज ए कंट्री पूरी तरीके से हम लोग बूढ़े होने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि जापान हो रहा है, चाइना हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए चाइना ने पहले क्या किया था, स्ट्रिक्ट वन चाइल्ड पॉलिसी लाया पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अभी अब नया चाइना जो है चीन की सरकार ने ये किया है कि जो नए दंपति है, जो नए लोग शादी जो जिनकी हो रही है, उनको 2 महीने का एक्स्ट्रा
पेड लीव मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अब उनको पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है। पहले तो आप जो है तलवार की नोक पर ये कर दिए, लेकिन अब जो उनको पता चला कि पॉपुलेशन ही नहीं बच रहा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन, एंड कभी कभी ये कहा जाता है कि चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, समझ रहे हैं? चाहे आप अमेरिका में यूज करें सामान, चाहे आप इंडिया में करें, ठीक है, तो मैक्सिमम चीजें जो होगी वो क्या होगी आपकी, मेड इन चाइना। उसको ही रिप्लेस करने की इंडिया बात कर रहा है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट का भी 3-4 तरीके होता है, सीजनल और डिसगाइज। डिसगाइज क्या हो गया, जैसे मान लीजिए एक ही काम है, इसके डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का हम आपको सबसे अच्छा तरीका बताइए। जैसे गांव में मान लीजिए कोई गाड़ी गया, ठीक है, चलिए आप बिहार में तो वहाँ पे स्कॉर्पियो का अलग क्रेज है, तो स्कॉर्पियो का बताते हैं। तो अगर कोई भी ड्राइवर जो आजकल तो जैसे कैमरा भी लग गया है ना गाड़ी में सब में, तो ड्राइवर गाड़ी को बैक कर रहा है, तो रोड पर चलते हुए 5 आदमी उसको, आप ड्राइवर को रास्ता दिखा रहा है, ठीक है ठीक है, पीछे आइए पीछे आइए पीछे आइए, बस बस दाएं दाएं दाएं, काम वहां पर बस एक आदमी कर सकते हैं, 4 आदमी कर रहा है, समझे? चलिए ये तो मजाकिया थोड़ा सा हो गया। अभी जैसे कि मान लीजिए एक खेत है, अब कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो 4 लोग काम कर रहे हैं, 4 परिवार के लोग काम, लेकिन वो काम 2 ही लोग भी कर सकती हैं। तो ये और जो दूसरा 2 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इफेक्टिवली जो है प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए आप 15 आदमी काम कीजिए एक ही खेत में, या फिर 5 आदमी काम कीजिए एक बीघा में, तो 15 आदमी करने से थोड़ी है कि आपका जो, अगर आप 100 क्विंटल उगाते हैं धान, तो वो 1500 हो जाएगा, नहीं होगा ना। यही डिस्क्वाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है कि जो एडिशनल लेबर है, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कहते हैं इकोनॉमिक्स, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो वो क्या है, लगभग जीरो है, जीरो है, ऐसे तो कहते हैं जीरो है, लेकिन अमर चैन कहते नहीं जीरो नहीं, लगभग जीरो बोलिए आप, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था सेम चीज है, इकोनॉमी के लिए क्या हो जाएगा, बेरोजगारी से लाइबिलिटी हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट से वर्क ओवरलोड भी होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट से क्या ओवरलोड होगा बताइए, वर्किंग एज पॉपुलेशन पे। मान लीजिए कि आप घर में 3 लोग हैं, ठीक है, आपके भाई बहन हैं, अब एक ही लोग कमा रहे हैं, 2 लोग जो हैं बेरोजगार हैं। ऐसा तो है नहीं कि अब ये 2 लोग भूखे मरेंगे, तो ये जो कमा रहे हैं उन पर ही एक तरह भार बढ़ेगा ना, कि आप दोनों का भी भरण पोषण करने का, तो आप वर्कलोड हुआ यहाँ पे, समझ रहे बात को। इंडिया में जो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% 8% के आसपास होती है, लेकिन जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। क्योंकि इसके भी पीछे की कारण है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे काउंट करते हैं, क्या क्या इसमें ये करते हैं, ये सब हम आपको एक दिन बेसिक वीडियो में बता देंगे, अभी मतलब इतना एडवांस नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है। एग्रीकल्चर के बाद जो है सबसे ज़्यादा क्या यूज करता है जी, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, यानी मीडियम इंटरप्राइजेज, ये सबसे ज़्यादा लेबर ये करता है, ठीक है। तो याद कीजिएगा ये, ठीक है। उसके बाद जो है जो हाईएस्ट काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये हम लोग एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो ये सब हम आपको डिटेल में, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है जो कि भारत सरकार करवाती है हर साल, तो हम लोग जो उसमें ये करेंगे, ठीक है। चलिए अब समराइज कर लेते हैं चैप्टर को, क्या पढ़ा हमने आज की फिर से वीडियो 5 मिनट ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। यू हैव सीन हाउ इम्पोर्टेंट लाइक द एजुकेशन एंड द हेल्थ, बताइए आपको 2 पहलू, एजुकेशन एंड हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, देखा आपने पूरे तरीके से कैसे है, फॉर मेकिंग पीपल एसेट टू द इकोनॉमी। अभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके मेंस में कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रीप द डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन, उससे कैसे भारत बेनिफिशियल हो सकता है, भारत कैसे उसका लाभ उठा सकता है, तो आपका जो है ये एजुकेशन एंड हेल्थ के सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा। ये आप और दुनिया भर की कोई भी बातें लिख लीजिए और एजुकेशन एंड हेल्थ नहीं लिखें, तो आपका आंसर जो है समझिए धराम से गिर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चेकर अपने पेन से उसको धराम से गिरा देगा।
3 सेक्टर में कैसे कैसे इकोनॉमी होता है। और देख रहे हैं, दिस चैप्टर इज विद स्टोरी ऑफ अ विलेज, जहाँ पे पहले कोई जॉब नहीं था लेकिन लोगों ने पढ़ा तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ के रोजगार आ गए उनके पास। ठीक है, तो यही है। हम आपको अगर ये आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो हम ड्राइव पे अपलोड कर देंगे, स्क्रम्बल किया हुआ जो भी है, स्क्रिबल किया हुआ। और उसके बाद जो है आप लोग हिंदी में करके आप लोग खुद से पढ़िएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन मेरा क्या है कि जब भी आप वीडियो को बनाते हैं तो इससे आप पेन लेके जितना हम बोल रहे हैं, जितना लिख पा रहे हैं उतना लिखिए, और फिर उसको जब आप पढ़ते हैं तो ऐड कर लीजिए। सिर्फ सुनने से देखिए नहीं होगा, पर्पस सॉल्व नहीं होगा। समझ गए बात को? आप कितने भी तेज हैं, कुछ भी है, जब तक आपका ऐसा एक साइकोलॉजिकल है, जब तक आपकी 2 इंद्रियां काम नहीं कर रही है तब तक सही से नहीं होगा। तो ये भी है, ये सारा चीज़ है। सो चलिए हम यहीं पे आज की वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। कल फिर हम चैप्टर 3 लेके आएंगे। ठीक है, तब तक आप इस दोनों चैप्टर को पढ़ लीजिए, और फिर अब 2 चैप्टर बचा हुआ है 9th में, उसके बाद हम 10th पे जाएंगे। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो तो हम लोग को यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो में, या फिर contact@naturepcs@gmail.com पे आप लोग मेल कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, इन सब पे भी अगर आप चलाते हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। कहीं से भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम तत्पर है एजुकेशन को हर घर तक पहुँचाने के लिए एवं एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करने के लिए। सो साइनिंग ऑफ, थैंक यू।